गरीब की पतंग की दुकान। बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर नामक गांव में मंजू अपने भाई रोहित के साथ रहा करती थी। मंजू और रोहित इस दुनिया में अनाथ बच्चे बनकर रह गए थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही उनके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मंजू अपने भाई रोहित के सहारे चलती है। रोहित बड़ा होने के नाते बाहर काम करता है और अपनी बहन को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। रोहित से जितना बनता वो अपनी बहन के लिए करता और उसे बहुत लाड प्यार से रखता, क्योंकि माँ बाप के बाद रोहित ही मंजू को सबसे ज्यादा प्यार करता था और वो अब उसकी बहुत देखरेख करता है। गांव में सभी मंजू को पढ़ता देखकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन मंजू अपने भाई की वजह से आज स्कूल पढ़ने जा रही थी। उसका भाई गरीब था और वो अपनी बहन को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, जिसके कारण वो मजदूरी करता है। रोहित सुबह सुबह नहा धोकर कोठी में काम करता है और दोपहर में घर वापस आकर खाना पीना खाता है। फिर शाम को पतंग बेचने बाहर जाया करता है और साथ में मांझा भी बेचा करता है। रोहित की बहन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे रोहित की चिंता भी बढ़ रही थी। गांव में सभी अपनी लड़कियों की शादी जल्दी से जल्दी करके अपने आप को फ्री कर लिया करते थे और ऐसे ही रोहित अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करने का इंतजार करता है और कुछ सालों बाद रोहित की बहन स्कूल पूरा कर लेती है। इसके बाद रोहित के पड़ोस में रहने वाली आंटी विनीता उससे कहती है, रोहित अपनी बहन को घर में कितने टाइम तक बिठा कर रखेगा? अब तेरी बहन बड़ी हो चुकी है और उसने पढ़ाई भी पूरी कर ली है। माँ बाप नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तू उसको घर बिठा कर रखेगा। जल्दी से उसकी शादी कर दे और उसे अपने घर भेज दे। अरे आंटी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मुझे कोई चिंता ही ना हो। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बहन की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है। मुझे उसकी शादी करनी है, ये भी जानता हूँ, लेकिन मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ मुझे इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती कि मैं अपनी बहन की शादी में अच्छा दहेज दे सकूँ। 2 जगह काम करने के बाद भी मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा। अब आप ही बताओ, 15 अगस्त आने वाला है और मेरी पतंगे अभी तक वैसी की वैसी ही रखी है। मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, तू कहे तो मैं आने वाले 1-2 दिन में उन्हें तेरे घर पर ले आऊं। अगर तुम्हें पसंद आए तो पक्का कर लेना और ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है जितना तू कमाता है उसके हिसाब से तो थोड़ा बहुत दहेज तो दे ही देगा। ठीक है, आप रिश्तेदार को परसों ले आना और फिर हम सब मिलकर एक चाय पर बात कर लेंगे और इससे मुझे लड़के के बारे में भी कुछ पता चल जाएगा। अगर वो मुझे काबिल लगेगा तो मैं अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में सौंप दूंगा। रोहित और विनीता ये सब बातें करते हैं। उसके बाद रोहित अपने काम पर निकल जाता है और नेता की कोठी में जाकर काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विनीता एक चतुर औरत होने के कारण तुरंत अपने पैसे बनाने के बारे में सोचती है और अपने घर पहुंचकर लड़के वाले को फोन करती है। हेलो, विमला बहन बात कर रही है। अरे विमला, तुझे बताना था कि मेरे पड़ोस में जो 2 गरीब भाई बहन रहते हैं उसका भाई अपनी बहन का रिश्ता करवाना चाहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना वो रिश्ता मैं तेरे घर ही करा दूं। क्योंकि उसका भाई नेता की कोठी में काम करता है तो अच्छा खासा ही कमाता होगा। और हाँ, ध्यान रहे कि तुझे अच्छा दहेज मांगना है, क्योंकि मेरा भी तो कुछ कमीशन तू मुझे देगी ना। अरे गरीब भाई बहन है तो वो मुझे क्या ही देंगे? तू भी कैसी बातें करती है विनीता? कोई ढंग का रिश्ता हो तो बताइयो। मैं ऐसे वैसे रिश्ते नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे तो 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। देख, ये लड़का खूब कमाता है, लेकिन जिस तरीके से ये रहते हैं उस हिसाब से ये गरीब ही दिखते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि इसकी छोटी सी झोपड़ी में बहुत सारा धन इकट्ठा होकर रखा है और जिस दिन जरूरत पड़ेगी एक भाई अपनी बहन की शादी में जरूर उस धन का खुलासा करेगा। अच्छा, तो इतना कहती है तो मैं 2 दिन बाद लड़की देखने आऊंगी। विनीता की बातें सुनकर विमला का दिमाग भी लालची हो जाता है और वो बिना सोचे समझे 2 दिन बाद लड़की देखने आ जाती है। रोहित और मंजू दोनों ही अपने घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं और सब कुछ तैयार करके रख देते हैं, जिसके बाद वो उन्हें चाय नाश्ता कराते हैं और रिश्ते की बात करते हैं। अरे बेटा रोहित, देख लो, विजय तुम्हारे सामने बैठा है।
जो भी पूछना चाहो वो पूछ लो, इनका खुद का बिजनेस है। तुम्हारा अपना बिजनेस है? विजय, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी किस चीज की दुकान है? मेरी तो लहंगे की दुकान है। मैं अपनी फैक्ट्री में मजदूरों को जैसे डिजाइन बताता हूँ वैसे ही लहंगे मेरे मजदूर बना देते हैं, जिसके बाद मैं उन्हें अच्छे रेट पर बेचता हूँ और अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा बिजनेस है। मेरी बहन तो तुम्हारे घर में राज करेगी। रोहित की बात सुनकर विमला फटाक से बोलती है, तुम्हारी बहन तो राज करेगी ही। आखिरकार वो दुकान मैं तुम्हारी बहन को ही सौंप दूंगी। मेरा इकलौता बेटा है और इससे ज्यादा मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, मुझे दहेज में 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। हाँ, मैं 4 पहिए की गाड़ी आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे तो ये चाहिए कि मेरी बहन जहाँ भी जाए वहाँ खुश रहे। सबके सामने रोहित इतना खुश होता है, 4 पहिए की गाड़ी देने का वादा कर लेता है। लेकिन सब उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और वहीं उसकी बहन बस देखती रह जाती है कि उसने ये सब क्या बोल दिया। जैसे ही लड़के वाले घर से जाते हैं तभी मंजू अपने भाई से कहती है, भैया, क्या मैं आपके सर पर इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ कि आपने इतनी बड़ी बात के लिए मंजूरी कर दी? आप 4 पहिए की गाड़ी कैसे देंगे? और आप तो दिन रात मेहनत करके भी इतना नहीं कमा पाते, तो आप इतने बड़े बड़े वादे करके क्यों बैठ गए? अब क्या होगा भैया? 4 पहिए की गाड़ी की चिंता मत कर बहन, तू वहाँ जाकर बहुत मौज करेगी। और मैंने इस रिश्ते के लिए इसलिए हाँ करी है क्योंकि मेरे बाद तुझे तेरा पति ही तो तेरा ख्याल रखेगा ना, तो कम से कम तेरे ससुराल वालों को तो खुश कर दूं। जब तू एक बार अच्छे घर में पहुँच जाएगी फिर मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। अपनी बहन की खुशियों के लिए रोहित ये सब बड़ी बड़ी बातें सबके सामने कह देता है और अपनी बहन को भी समझा बुझा लेता है। लेकिन मन ही मन रोहित के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि वो इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा और कहाँ से 4 पहिए की गाड़ी देगा। लेकिन रोहित के दिमाग में एक बात आती है और वो सीधा नेता की कोठी पर जाता है और नेता से कहता है, नेताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। नेताजी, मैं अपनी बहन की शादी एक अच्छे खानदान में करवाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने लड़का भी देख लिया। लड़के का बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन वहाँ जाकर खूब अच्छे से रहे, उसको अब किसी बात की कोई चिंता न सताए और वो इस गरीबी से दूर रहे। लेकिन लड़के वालों ने मुझसे दहेज की डिमांड करी है और उन्हें 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। क्या आप मुझे पैसे देकर मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? तुम गरीबों को इसलिए तो कोई सर पर नहीं चढ़ाता क्योंकि तुम्हें तो उंगली पकड़ाओ तो तुम हाथ पकड़ने की कोशिश करते हो। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तू यहाँ जितना काम करता है उसके पैसे मैं तुझे दे देता हूँ। तू गरीब होकर 4 पहिए की गाड़ी देने के लिए हाँ करके आया है तो जरूर तेरे पास पैसे भी रखे होंगे और तू मुझे पागल बना रहा है ताकि मैं तुझे पैसे दे दूं और तू यहाँ से फरार हो जाए। रोहित को नेता की खरी खोटी बातें सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि पिता का साया इस दुनिया में कितना बड़ा होता है और वो परेशान होकर अपने घर वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर जब वो मुंह लटका कर बैठा होता है तभी मंजू उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ भैया, आप मुझे परेशान दिख रहे हो? दिन पर दिन निकले जा रहे हैं और मेरे पास पैसे का कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा। मैंने पता नहीं कौन सी खुशी में लड़के वालों को 4 पहिए की गाड़ी के लिए हाँ कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें गाड़ी दे भी पाऊंगा। भैया, मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि आपने इतनी बड़ी डिमांड के लिए मंजूरी क्यों भर दी सबके सामने। अब आप चिंतित ना हो क्योंकि भगवान जी सब संभाल लेंगे, क्योंकि वही है हम सबके करता धरता। अच्छा ठीक है, मैं भगवान पर सबको छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर गाड़ी का इंतजाम ना हुआ तो तेरी शादी इतने अच्छे घर में होने से रह जाएगी। उसके बाद हम दोनों के पास रफ पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इतना कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है और अपने मंजे और पतंग को अपने साथ ले जाकर गली गली बेच रहा होता है कि तभी उसकी आवाज सुनकर एक जादूगरनी अपना रूप बदल लेती है और एक बूढ़ी औरत बनकर रोहित से कहती है, बेटा, एक रोड एक्सीडेंट में मेरा पूरा परिवार मुझसे बिछड़ गया और मैं तब से इसी जंगल में घूमती फिरती रहती हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे और मुझे अपने साथ रख लोगे? मुझे तुम्हारा सहारा मिल जाएगा।
तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे घर से वापस इसी जंगल में आ जाऊंगी। बुढ़िया का दर्द सुनकर रोहित से रहा नहीं गया और वो बुढ़िया को अपने साथ अपने घर ले आता है। घर पहुंचते ही रोहित और मंजू उस बुढ़िया का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं और उसे जरूरत पड़ने पर हर चीज देते हैं। ये सब देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है और बुढ़िया के अंदर की जादूगरनी उन दोनों को खुश होकर कुछ देना चाहती थी, तो वो अचानक ही अपना रूप बदल लेती है और कहती है, मैंने तुम्हारे साथ एक मजाक किया क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी कि क्या तुम दोनों सच में बहुत अच्छे लोग हो और तुम्हें सच में मदद की जरूरत है। मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुमने मुझ बूढ़ी औरत को देखकर मेरी बहुत सेवा करी और तुमने मुझे बहुत अच्छे से रखा, जिस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। वरना आजकल के बच्चे तो बूढ़े लोगों की कोई कदर ही नहीं करते। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी अपने जादू से एक जादुई छड़ी रोहित को देती है और कहती है, ये लो, ये एक जादुई छड़ी है। ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। तुम जो चाहोगे इससे कह देना, ये तुरंत उसको तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर देगी। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और रोहित अपने हाथ में छड़ी लेकर खड़ा होता है कि तभी मंजू कहती है, भैया, जब अब हमें जादूगरनी जी ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करके अपने घर में शादी की तैयारियां करें और 4 पहिए की गाड़ी भी ले आए। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब जादुई छड़ी हमारी मदद करेगी, तो क्यों ना आज से ही हम अपनी मदद पूरी करवाया करें। तभी खुशी से रोहित कहता है, हे जादुई छड़ी, मेरी बहन की शादी को अब बस 1 हफ्ता बाकी रह गया है। आप अपने जादू से हमें 4 पहिए की गाड़ी दे दो ताकि हम लड़के वालों के घर पहुंचा सके और हम उन्हें खुश कर सके। रोहित के इतना कहते ही जादुई छड़ी में से एक दिव्य रोशनी निकलती है और उनके घर के बाहर जाकर थोड़ी देर तक घूमती रहती है और फिर कुछ सेकंड में ही वहां 4 चक्के की गाड़ी खड़ी हो जाती है। इतनी सुंदर और चमचमाती गाड़ी देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद मंजू जादुई छड़ी से कहती है, थैंक यू जादुई छड़ी, आज आपकी वजह से मेरे भाई के कंधे का बोझ हल्का हो गया, नहीं तो वो अपनी उम्र से भी ज्यादा काम कर रहे थे। और अब आप हमारे लिए एक अच्छा और सुंदर सा घर बना दो। हमारी झुग्गी झोपड़ी देखकर लोग हमें बहुत सताते हैं। मंजू की ये बात सुनकर जादुई छड़ी में से दोबारा एक दिव्य रोशनी निकलती है और उसके घर में घूमने लगती है। कुछ सेकंड्स में ही उसका घर एक बहुत बड़े घर में बदल जाता है, जिसे देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं और पूरे घर में घूमते हैं तो देखते हैं कि उसमें ढेर सारे पकवान, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, मेकअप किट, जूते, सैंडल आदि रखा होता है। ये सब देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। आज मैं इस जादुई छड़ी की वजह से अपना सर इज्जत के साथ ऊपर कर सकता हूँ और खुशी से अपनी बहन की शादी में नाच सकता हूँ। आज जादुई छड़ी ना होती तो हमारा क्या होता। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी बहन की शादी जैसा करना चाहता था, भगवान के दया से मुझे वो मौका मिल गया कि मैं अपनी बहन को बहुत खुश कर सकूँ। ऐसे ही दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं और मंजू अपने मनपसंद की ढेर सारी चीज जादुई छड़ी से मंगवा लेती है और अपनी शादी की शॉपिंग घर बैठे ही कर लेती है। ये सब देखकर उसका भाई बहुत खुश होता है और फिर शादी का दिन आ जाता है। मंजू का भाई वो चमचमाती गाड़ी की चाबी अपनी बहन के होने वाले पति विजय के हाथ में सौंप देता है। ये लीजिए विजय, गाड़ी की चाबी। आज मैं अपनी प्यारी सी बहन को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। तुम इसका ख्याल मेरी तरह ही रखना। जैसे मैंने अपनी बहन को बहुत प्यार से पाला है, ऐसे ही तुम मेरी बहन का खूब ख्याल रखना और मुझे यकीन है कि तुम कभी भी मेरी बहन को निराश नहीं करोगे। हाँ भैया, मैं आपकी बहन का ख्याल वैसे ही रखूंगा जैसे आप अपनी बहन का ख्याल रखते हो। इस तरह रोहित की बहन की शादी हो जाती है और वो एक अच्छे घर में पहुंच जाती है, जहां जाकर उसे किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती और अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वो अपनी जादुई छड़ी से मंगा लेती थी। वहीं दूसरी तरफ मंजू के भाई की दुकान अब जोरों शोरों से चलने लगती है और अब उसे किसी के यहाँ पर काम करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी खुद की पतंग की दुकान वो खोल लेता है और 15 अगस्त आने में अभी समय होता है।
जिसके चलते उसके महंगे महंगे मांझा, महंगे महंगे पतंगे हर कोई खरीदता है। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने जो गरीबी देखी थी अब उन्हें उतना ही आराम उनकी जिंदगी में मिल गया था। मंजू अपने ससुराल में बहुत खुश होती है और वहीं मंजू की सास उससे महंगे महंगे शौक कह के पूरे करवाया करती, लेकिन मंजू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अपनी जादुई छड़ी की मदद से उनके शौक पूरे कर दिया करती और अपनी सास को खुश रखा करती। होली का त्योहार आ रहा था और जहां हर जगह होली की तैयारियां शुरू हो गई थी। हर जगह तरह तरह की पिचकारी, छोटे बड़े रंग बिरंगे गुब्बारे और नीला, हरा, बैंगनी, पीला सब तरह के कलर बाजार में मिल रहे थे। बाजार में बहुत भीड़ थी। ये सब आसमान में रह रही सभी परियां धरती लोक पर देख रही थी और आपस में बातें कर रही थी। उन परियों में से एक परी थी जिसका नाम था अन्नू। अन्नू को होली खेलना बहुत पसंद था। अन्नू परी अपनी सहेली लाल परी से बात करती है। लाल परी, होली का त्योहार आने वाला है। पृथ्वीलोक पर देखो होली के त्योहारों की कितनी हलचल है। हम भी परीलोक में होली का त्योहार मनाएंगे। चलो चलकर हम होली की तैयारियां करते हैं। नहीं अन्नू परी, हम परीलोक में होली नहीं मना सकते हैं। तुम जानती हो रानी परी को होली खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने परीलोक में कभी होली खेलने की इजाजत नहीं दी। ये बात सुनकर अन्नू परी को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। मुझे तो लगता है रानी परी को हम सभी परियों की खुशियों की कोई चिंता ही नहीं है। वो चाहती ही नहीं है कि हम परियां आपस में खुशी से त्योहार मनाएं। चाहे कुछ भी हो अन्नू परी, लेकिन हमें रानी परी की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो वो हमें परीलोक से बाहर निकाल देंगी और हमसे हमारी जादुई शक्तियाँ वापस ले लेंगी। तो क्या हम होली का त्योहार नहीं मनाएंगे? अन्नू लाल परी की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। परीलोक में सारी परियां आसमान से धरती लोक पर देखती है कि सभी पृथ्वीवासी किस तरह होली के त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग अपने घर में गुजिया और मिठाइयाँ बना रहे हैं और छोटे बच्चे गुब्बारों में पानी भरकर एक दूसरों के साथ होली खेल रहे हैं। गांव के बाजार में तरह तरह की पिचकारी बिक रही है। ये देखकर बाकी सभी परियों का भी होली खेलने का बहुत दिल करता है, परंतु वो रानी परी की आज्ञा के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो आसमान में खड़ी खड़ी पृथ्वीवासियों को खुशी से देख रही थी। तभी लाल परी की नजर पृथ्वी के कुछ लोगों पर जाती है जो होली के त्योहार को खराब कर रहे थे। लाल परी देखती है कि कुछ लोग होली पर शराब के नशे में गांव में लड़ाइयां कर रहे हैं और लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ये सब देखकर परियों को अच्छा नहीं लगता। तभी अन्नू परी की नजर दुकान की एक सीट के ऊपर जाती है जो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में रंगों में मिलावट कर रहा था, जिससे ग्राहकों की त्वचा पर नुकसान हो सकता था। ये सब देखकर सभी परियां रानी परी के पास जाती है और कहती है, रानी परी, क्या आपने देखा कि पृथ्वीलोक पर होली का त्योहार मनाया जा रहा है और सभी लोग बहुत खुश हैं, परंतु कुछ लोग इस होली के त्योहार को खराब कर रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उन लोगों को मजा चखाना चाहते हैं। अच्छा हुआ जो आप सभी परियां हमारे पास आ गई। हम आपको ही बुलाना चाहते थे। आप सभी परियों के लिए ये संदेश है कि आप सभी पृथ्वीलोक पर जाकर पृथ्वीवासियों के साथ होली का त्योहार मना सकती हो। रानी परी की ये बात सुनकर सभी परियां खुश हो जाती है और वो पृथ्वीलोक पर होली खेलने के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। हम सभी परियों के पास ढेर सारी सुंदर सुंदर फ्रॉक है, लेकिन हम पृथ्वीलोक पर होली का त्योहार मनाने सफेद कपड़ों में जाएंगे। सफेद कपड़ों पर होली के रंगों का मजा बहुत आता है। हाँ लाल परी, तुम सही कह रही हो, इसलिए हम सभी परियों को एक जैसी सफेद फ्रॉक पहननी चाहिए। हाँ, बहुत मजा आएगा। सभी परियां आपस में त्योहार मनाने की बातें करने लगती है और वो तैयारियां करती है। तभी अन्नू के मन में एक ख्याल आता है कि आखिर रानी परी होली का त्योहार क्यों नहीं मनाती है। अन्नू अपने इस प्रश्न का जवाब लेने के लिए रानी परी के पास जाती है। रानी परी, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ, कृपया करके मुझे मेरी बातों का जवाब दे। मैं सब जानती हूँ अन्नू कि तुम यहाँ पर क्या पूछने आई हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे होली खेलना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि आजकल होली के त्योहार को खुशी से नहीं
बल्कि बदले की भावना से मनाया जाता है। इसलिए मैंने तुम सभी परियों को पृथ्वीलोक पर जाने की इजाजत दी है, ताकि तुम सभी परियां होली के त्योहार को खुशी और पावन अवसर में बदल सको। ठीक है रानी परी, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ। जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। हम सभी परियां पृथ्वीलोक पर होली का त्योहार मनाने के लिए जा रही हैं। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद सभी परियां अपने अपने वस्त्र बदल लेती है और सफेद फ्रॉक में आजादी के साथ सभी परियां अपने अपने हाथ में पिचकारी और रंग बिरंगे कलर लेकर पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है। वहां पर लाल परी को एक शराबी दिखाई देता है, जो शराब पीकर अपने घर में लड़ाई कर रहा था। तभी लाल परी वहां जाती है और कहती है, देखो, अगर तुम इस तरह होली के त्योहार को बर्बाद करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। भलाई इसी में है कि तुम होली को खुशी से मनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक जानवर के रूप में बदल सकती हूँ। ये सुनकर वह शराबी आदमी घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। पहले मैं अपनी शराब के चक्कर में अपने परिवार को भूल गया था, परंतु मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। लाल परी उस आदमी के परिवार को अपने प्रकृति के रंग देती है और अपने जादू से पिचकारियां प्रकट करके दे देती है और वो भी उनके साथ होली का त्योहार मनाने लगते हैं। सभी परियां अपने अलग अलग दिशाओं में होली खेलने के लिए जाती है। वहीं अन्नू परी को एक गरीब लड़की दिखाई देती है, जिसके पास होली खेलने के लिए ना ही रंग और पिचकारी खरीदने के लिए ना ही पैसे होते हैं। अन्नू परी जाकर उस लड़की को अपनी जादुई शक्तियों से प्रकट करके पिचकारी और रंग देती है। ये लो लड़की, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गरीब हो और पैसे ना होने की वजह से तुम्हारे पास कलर खरीदने और पिचकारी खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं अन्नू परी हूँ और मैं सबकी मदद करती हूँ। मैं तुम्हें ये पिचकारी देना चाहती हूँ। इस पिचकारी से तुम होली का त्योहार खुशी से मना सकती हो। इसके बाद सभी परियां गांव में सभी लोगों की मदद करती है और बुरे लोगों को मजा सिखाती है। अब गांव में सभी लोग हंसी खुशी से होली का त्योहार मना रहे थे। सभी परियां गांव वालों के साथ होली खेल रही थी। गांव वालों ने परियों का मिठाई से स्वागत किया और उनके साथ खूब होली खेली। गांव वालों की ये होली बहुत यादगार होली थी और ऐसी होली परियों ने भी पहली बार खेली थी।